गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली 2। ठीक है। पहले हम लोग पढ़े थे भारतीय शिक्षा प्रणाली 1, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली 2। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है। तो हमें पढ़ना है स्वतंत्र भारत में, ठीक है, गठित शिक्षा आयोगों तथा समितियों की संस्तुतियाँ पढ़नी है। इसमें है राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। और यह विश्वविद्यालय आयोग जो है ये 1948 से 1949 के बीच में बना था। यानी सरकार ने इसे गठित किया था 1948 में। उसी प्रकार से मुदालियर आयोग था जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ठीक है। उसके बाद महिला शिक्षा, ठीक है, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्ष दुर्गाबाई देशमुख थी। और ये 1958 में बना गया था। ये स्पेशली महिलाओं की शिक्षा के सभी पक्षों पर इस पर ध्यान दिया गया था। जो महिलाओं की शिक्षा का सभी पक्ष था उस पर इस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। यानी महिला का शिक्षा, चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, सब पर इस पर बात कही गई थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कोठारी आयोग, जो 1964 से 1966 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया। फिर थी यशपाल समिति, 1992 में भी आई थी। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे। ठीक है, जो 1986, 1992 और प्रारंभिक शिक्षा का सरोकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आगे आ जाइए, 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली संरचना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है भाई, तो हम लोगों का है एनसीएफ है। ठीक है, क्या है, तो एनसीएफ के बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए ये है आपका एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ के बारे में पढ़ना है। ये रहा आपका एनसीएफ और ये रहा आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा था। प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कक्षा का में पहला टॉपिक। ठीक है, इस कक्षा की पहली टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है, ठीक है, देखिए दिया हुआ है शिक्षा आयोग और उसकी समितियां। उससे पहले एक थोड़ा सा पॉइंट बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, जो बहुत पूछ लेता है। ठीक है, और पूछा जाता है, बहुत नहीं पूछा जाता है। इसके बारे में बार बार चीज़ें आई हुई हैं, पूछी गई हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 45, संविधान के अनुच्छेद 45 का प्रावधान रखा गया कि, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधान रखा गया कि, यहाँ से देखिएगा ये चीज़ कह रहा है, ये यहाँ से कहा गया है और यहाँ से यहाँ यहाँ तक कही गई बात है। ठीक है, क्या बात कही गई है, तो कहा गया है कि यह सरकार का, यानी भारत सरकार, ठीक है, ये भारत सरकार का दायित्व है। ठीक है, किसका दायित्व है, तो भारत सरकार का, ठीक है, दायित्व होगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर, संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर बच्चों को, जब तक कि वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते, बच्चे जब तक वो 14 वर्ष के नहीं हो जाते, उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। यानी भारत सरकार, यानी सरकार का दायित्व होगा। यह नियम सरकार से संबंधित है कि सरकार का ये दायित्व होना चाहिए कि 10 वर्ष के अंदर देश के सभी बच्चे, यानी संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सभी बच्चों को क्या करना होगा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या देना होगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। बस यही चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये अनुच्छेद 45, देखिए चीज़ें तैयार करने के तरीके होते हैं। अनुच्छेद 45 में सरकार का दायित्व बताया गया है। इससे और भी जुड़े जो अनुच्छेद हैं उसमें पेरेंट्स के दायित्व भी हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी मैंने बनाया कि किसके बारे में बात करनी है, तो ये है आपका, देखिए ये चीज़ है। ठीक है, ये बात है, कह रहा है कि शिक्षा आयोग या समितियां, शिक्षा आयोग या समितियां जो हैं, शिक्षा आयोग या समितियां जो हैं, ठीक है, शिक्षा आयोग और उसकी समितियां क्या होनी चाहिए वो देख लीजिए। शिक्षा आयोग और समितियां जो हैं, वो कह रहा है कि शिक्षा आयोग और समितियां यहाँ पर 4 प्रकार में बांटी गई, 4 भागों में किया गया। पहला है आपका
पहला है राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। पहला क्या है तो राधा कृष्णन आयोग है। पहला क्या है आपका राधा कृष्णन आयोग, ये है आपका राधा कृष्णन आयोग है, जिसकी बात हम लोग करने चल रहे हैं। राधा कृष्णन आयोग, देखिए ये है राधा कृष्णन आयोग। ये 1948, ठीक है, 1948, 1948 48 से लेकर 49 तक, 1948 से लेकर 49 तक था। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं। यूजीसी इसी में पारित हुआ था, यूजीसी इसी में पारित हुआ था। अभी इसके बारे में बात होगी। चलिए देखिए, इसी में यूजीसी की बात होगी। फिर उसके बाद आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो था वो 1952 में, मुदालियर आयोग जो था वो 1952 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था तो 1952 में पारित किया गया था। फिर था दुर्गाबाई देशमुख समिति, जो महिला शिक्षा से संबंधित था। ये 1958 में पारित किया गया था, 1958 में। उसके बाद आया कोठारी आयोग, जो 1964 से 66 के बीच में पारित किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक टू टॉपिक। पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है तो पहला टॉपिक है आपका राधा कृष्णन आयोग। चलिए राधा कृष्णन आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, राधा कृष्णन आयोग ये है आपका राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 के बीच में। यह पहले ही लाइन में आपको कह रहा है कि राधा कृष्णन आयोग वास्तव में एक विश्वविद्यालय आयोग था। राधा कृष्णन आयोग एक वास्तव में एक विश्वविद्यालय आयोग था, जिसका गठन भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की थी। देख लीजिए, कह रहा है कि यह वास्तव में एक विश्वविद्यालय आयोग था। यह कैसा आयोग था तो विश्वविद्यालय आयोग था, जिसका गठन भारत सरकार ने 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया था। जिसका सरोकार, सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसका सरोकार, क्या सरोकार है तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सरोकार था, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। देखिए इसका जिसका सरोकार था, ठीक है, विश्वविद्यालयी शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा पर क्या करना तो विश्वविद्यालय की शिक्षा पर विचार करना था, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा जो था उस पर विचार करना था। ये इसका क्या था, एक महत्वपूर्ण कार्य था, विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करना। ये एकदम महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पर लिखा है। अब आगे देखिए, यूजीसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है यूजीसी के बारे में, कह रहा देश की उच्च शिक्षा का समन्वय, ठीक है। कह रहा देश की उच्च शिक्षा का समन्वय के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय आयोग यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की थी, ठीक है। गठन की सिफारिश की थी, जिसे तत्काल क्या कर दिया गया था, पारित किया गया था, यानी यूजीसी को, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को तुरंत पारित कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ बात कही जा रही है। अब आइए इसमें, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए, हाँ ये, चलिए देखिए, ये देखिए आ गया आपका दूसरा मुदालियर आयोग। ये मुदालियर आयोग 1952 में आया था, ठीक है। वास्तव में ये कैसा आयोग था तो ये आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग था। कैसा आयोग था तो माध्यमिक शिक्षा आयोग था। ये कैसा आयोग था भैया तो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, जिसका गठन भारत सरकार ने 1952 में किया था। कब किया था तो 1952 में किया था, 1952 में किया था। किसका गठन किया था तो मुदालियर आयोग का गठन किया था। किसने किया था तो भारत सरकार ने 1952 में माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालियर आयोग का क्या किया था तो गठन किया था, मुदालियर आयोग का गठन किया था। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और क्या लिखा हुआ है देखिए, कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इस आयोग के क्या थे, सदस्य थे। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर कहा गया है,
चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, कहा गया कि इसी के अंतर्गत आया कि अध्यापक शिक्षा दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। अध्यापक की शिक्षा के लिए दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। अध्यापक की शिक्षा के लिए दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। इसी में कहा गया, इसी में क्या किया, सुझाव दिया गया। मुदालियर आयोग ने अध्यापक की समस्याओं और अध्यापक की शिक्षा के कार्यक्रमों में विश्लेषण भी किया और संस्तुति की कि क्या करना चाहिए। तो अध्यापक शिक्षा की दो प्रकार संस्थाएं होनी चाहिए, दो प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए। पहली संस्था जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं थी। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और इसका जो कार्यक्रम होना चाहिए 2 वर्ष का होना चाहिए। और ये कब होगा, तो मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी के बाद, यानी 10+2 के बाद। ठीक है, 10+2 के बाद या मैट्रिकुलेशन के तुरंत बाद या हायर सेकेंडरी के बाद। और जो विश्वविद्यालय, देखिए कह रहा माध्यमिक माध्यमिक अध्यापक संस्थाएं, माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संबंध में होगी, जिसमें स्नातक के बाद 1 साल का प्रशिक्षण क्या करना होगा आपको, अध्यापक क्या लेना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। ये मुदालियर आयोग में भी कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है, देखिए महिला शिक्षा समिति। थोड़ी सी एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। कहा कि आयोग ने ही, ठीक है, जो मुदालियर आयोग था, मुदालियर आयोग ने ही ये बात कही कि आयोग ने आवासीय सुविधाओं सहित निःशुल्क प्रशिक्षण की क्या की, जबरदस्त सिफारिश की। ठीक है, ये चीज़ यानी जो शिक्षकों का प्रशिक्षण मिलेगा वो आवासीय सुविधाओं के सहित मिलेगा। ठीक है, यानी उन्हें आवासीय सुविधा मिलेगी। इसके बाद अगला आता है आपका, देखिए ये सारी चीज़ें जो मतलब पढ़ाने का बस यही मतलब है कि चीज़ें आपको बस देखनी है, 2-4 बार लर्न करना है ताकि आपकी चीज़ें तैयार हो जाएं। देखिए अब आगे आइए, देखिए इसमें क्या कहा गया, अगला है महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, यानी दुर्गाबाई देशमुख समिति। ठीक है, ये आया आपका 1958 में। कब आया भाई, तो 1958 में ये समिति आई। ठीक है, चलिए देखिए इसको। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं और लड़कियों की जनसंख्या की समस्याएं पर एक प्राथमिकता बनी थी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ से दिया हुआ है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कह रहा है कि जुलाई, ठीक है, 1957 के 57 में योजना आयोग ने शिक्षा संबंधी चयन पैनल ने सिफारिश की। प्रारंभिक, देखिए हर पक्ष पर मैंने कहा था शुरू में ही कि महिलाओं की शिक्षा के हर पक्ष और पहलू पर ध्यान दिया गया था। तो प्रारंभिक शिक्षा, फिर दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा प्रौढ़ स्तरों की शिक्षा के लिए लड़कियों की, ठीक है, शिक्षा की प्रकृति संबंधी प्रश्न, विभिन्न पक्षों की जांच करने और यह मालूम करने की किया कि क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन्हें एक खुश और अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक है। यानी महिलाओं को जो ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, यह मतलब कब की बात कर रहे हैं, तो 1958-57 की बात कर रहे हैं। उस समय उन्हें अर्थपूर्ण जीवन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, इसकी बात इसमें कही गई थी। और क्या कहा कि न ही एक उपयुक्त समिति का गठन किया जाए, और अथवा अन्यथा नहीं एक उपयुक्त समिति का क्या किया जाए, गठन किया जाए। और इसी के बाद भारत सरकार ने 1958 में महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का क्या कर दिया था भाई, तो गठन कर दिया था। ठीक है, और उसकी अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख ने बनाया गया था। उनकी अध्यक्षता में दुर्गाबाई देशमुख को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई है। अब आइए आगे चलते हैं, इसी में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें जोड़ने देखिए। देखिए, मिडिल स्कूल स्तर पर सहशिक्षा की सिफारिश के तुरंत तुरंत हाई स्कूल स्तर लड़कियों के लिए ऐसे अलग विद्यालय स्थापित करने की संस्तुति जहां पर लड़कियों के लिए उपयुक्त और अधिक विविध पाठ्यचर्याओं पर प्रधान हो। समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की माताओं और क्रेच क्रेच मतलब शिशु सदन, ठीक है, महिला अध्यापकों के प्रौढ़ और क्या रहा है कि महिला अध्यापकों की शिक्षा और प्रौढ़ महिलाओं के लिए रोजगारी सुविधाओं का उपयोग प्रदान किया जाना
चाहिए, इसकी बात कही गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कहा गया। ठीक है, प्रावधान किया जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अब अगला नेक्स्ट है आपका कोठारी आयोग। क्या है आपका भाई? तो कोठारी आयोग है। यह कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच में चला। ठीक है, 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग आया। आइए देखते हैं कोठारी आयोग क्या कह रहा है। देखिए, कोठारी आयोग में क्या करने, कोठारी आयोग बनाया क्यों गया था? मुख्य बात तो यही होती है कि कोठारी आयोग का निर्माण क्यों किया गया। तो कोठारी आयोग का निर्माण करने का मुख्य कारण था, उसके बारे में देख लीजिए। एक ऐसी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति, एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति, एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए, एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। ठीक है, निर्माण किया जाए जिसमें सभी, देखिए, जिसमें सभी पक्ष और क्षेत्र सम्मिलित हों। एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। ठीक है, शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें सभी पक्ष और क्षेत्र क्या हो जाए, सम्मिलित हो जाए। ठीक है, सम्मिलित हो जाए। और इसी के बाद अतः सन 1964 में भारत सरकार ने डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में, डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में, ठीक है, में शिक्षा आयोग का गठन किया। क्या किया? तो शिक्षा आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? तो डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का क्या कर दिया था, गठन किया था। ठीक है, इस बात की कही गई है। ठीक है, ये बात इसमें कहा गया है कि डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास में, ठीक है, सभी स्तरों और पक्षों को सामान्य सिद्धांत और नीतियों, ठीक है, नीतियाँ और शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को क्या देना था, सलाह देना था। यानी जो डी.एस. कोठारी के अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, वो शिक्षा के सभी पहलू पर, सभी क्षेत्र में, ठीक है, क्या देना, एक सलाह देना सरकार को कि वो किस तरह की नीतियों को बनाए, इसकी बात कही गई। इसी के लिए देखिए, इसी में देखिए क्या कह रहा है कि विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के लिए, जैसे विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि 7 टास्क फोर्सों का निर्माण किया गया। इसके लिए 7 टास्क फोर्स, पूछ लेता है कि 7 टास्क फोर्स का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 7 टास्क फोर्स आयोग किसके द्वारा किया गया था, तो कोठारी आयोग द्वारा किया गया था। कोठारी आयोग कब बना? तो 1964 से 66 के बीच में बना। इसी को 7 कार्य समूहों का निर्माण किया गया, 7 कार्य समूह का निर्माण किया गया। इसी के अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रणालियाँ आती गईं, विभिन्न चीज़ों को देखा गया। जैसे आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य और उन्हें साकार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियाँ बनाई गई थी। ठीक है, या सुझाव दिए गए थे। देखिए क्या कह रहा है कि आयोग के विचार में, ठीक है, आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य और उन्हें, ठीक है, साकार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियों की गई हैं। जैसे पहला था का उत्पादकता में वृद्धि। पहला क्या है? तो उत्पादकता में वृद्धि। तो भाई उत्पादकता में वृद्धि का मतलब कैसा समझ रहे हैं? तो विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का मुख्य घटक बनाना है। यानी विज्ञान को शिक्षा की और संस्कृति की मुख्य घटक बनाना। ठीक है, सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न भाग के रूप में करना। ठीक है, ठीक है। और करा उद्योग और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी शोध में शिक्षा में सुधार लाना। यानी शिक्षा के जरिए किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ावा देना, यही उत्पादकता में वृद्धि की बात कही गई। दूसरा क्या था? तो दूसरा था भाई आपका था कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा, यानी आधुनिकीकरण जो हो रहा था देश में, यानी पूरे विश्व में, उसको तेजी लाने के लिए शिक्षा को क्या करना, देना। शिक्षा के लिए शिक्षा को त्वरित करना। ठीक है, ये चीज़ कहा गया। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा देना। यानी ऐसी चीज़ें करना जिससे कि भावी जो छात्र है वो क्या करे, समाज और राष्ट्रीय एकता को समझे, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता दोनों को चीज़ों को समझे। यानी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे कि समाज की एकता और राष्ट्र की एकता पर बात की गई। उसके बाद कहा गया राष्ट्रीय मूल्यों का अंतर्वेशन के लिए शिक्षा।
ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों का अंतर्वेशन के लिए शिक्षा की बात कही गई। फिर देखिए इसी में आगे देखिए कहा गया, देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर। कहा गया कि कोठारी आयोग रिपोर्ट भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा थी। भारतीय शिक्षा कोठारी आयोग रिपोर्ट, जो कोठारी आयोग रिपोर्ट थी भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक सार्वजनिक शिक्षा की, ठीक है, कह रहा है कि देखिए मैंने कहा था आपको जाति पाति की बात आएगी, जिसमें जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पक्षपात के, ठीक है, यानी जाति पर, फिर उसके बाद धर्म के आधार पर या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना पक्षपात के सभी को शिक्षा, वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसकी बात कही गई। अब आइए क्या कह रहा है आगे, देखिए कह रहा है कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अपेक्षित आधिकारिक ढांचा निर्मित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, वर्धित राष्ट्रीय लागत का प्रावधान करना, ठीक है, जिससे सरकारी, स्थानीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में सही रूप से नेबरहुड, ठीक है, प्रतिवासी विद्यालयों में क्या हो जा सके, रूपांतरित हो सके। ठीक है, नेबरहुड यानी प्रतिवासी शिक्षा में बदला जा सके। ठीक है, आइए देखिए क्या कर रहा है। अब ये जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में के माध्यम से दी जानी चाहिए। राष्ट्र कह रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, जो सभी को निःशुल्क होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना है। ठीक है, यानी मातृभाषा में शिक्षा कहाँ तक, प्राथमिक स्तर तक, और भी निःशुल्क होना चाहिए। और माध्यमिक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में देना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त कोई भाषा का यूज करता है तो उसकी सदस्यता, राज्य की सदस्यता क्या कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी उसे व्यवस्था मिल रही है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या रहा है, सामूहिक विद्यालय प्रणाली 10 वर्ष की अवधि पाक्षिक रूप से लागू करना चाहिए। यानी सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्ष की अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना चाहिए। प्रारंभिक चयन प्रक्रियाओं, ट्यूशन शुल्क, ठीक है, कैपिटेशन शुल्क और समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य न्यूनतम कानून बनाना चाहिए। मतलब ट्यूशन फीस देना, ठीक है, कैपिटेशन शुल्क देना, चयन प्रक्रिया यानी परीक्षा के द्वारा एडमिशन लेना, इन सभी पर नियम कानून बनने चाहिए, इसकी बात कही गई थी। अब देखिए कह रहा है गुणवत्ता अध्यापक निम्नलिखित माध्यम से है। ठीक है, कह रहा है गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा निम्नलिखित माध्यम से है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को एक एक करके आप पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार ज़रूर आप इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यशपाल समिति, कौन सी समिति आई भाई, तो यशपाल समिति। ठीक है, ये शिक्षा यानी बोझ वाली शिक्षा है। यानी यशपाल समिति जो थी वो क्या थी भाई, इसमें बात किया गया कि शैक्षिक बोझ को कम करना है। किसकी बात कही गई, तो शैक्षिक बोझ को क्या करना था, कम करने की बात कही गई थी। किस में कही गई थी, यशपाल समिति में। और यशपाल समिति कब लागू हुआ था, तो ये 1992 में यशपाल समिति की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी, तो यशपाल समिति की बात 1992 में कही गई थी। चलिए आइए देखते हैं यशपाल समिति में क्या कहता है, यशपाल समिति की बात क्या कही गई है। तो कह रहा है यशपाल समिति शैक्षिक बोझ को कम करने की बात या सुझाव यशपाल समिति में दिया गया था। कहा गया कि यशपाल समिति 1992 में आया। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, और यह जिसका कार्य था विद्यालयी बच्चों जैसे शैक्षिक बोझ को कम करने का उपाय सुझाना, यानी उन्हें सुझाव देना ताकि वो क्या कर सकें, शैक्षिक बोझ को कम कर सकें।
देखिए, बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता और स्वक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की अर्हता और डिग्रियों पर अधिक महत्व देते हैं। बोझ की समस्या इसलिए भी है, यानी बोझ की एक समस्या इसलिए भी है क्योंकि हम सिर्फ डिग्री पर ध्यान देते हैं, ठीक है, और उनके बच्चों की अर्हता पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इनकी बात कहेंगे कि इसी पर हम ज़्यादा महत्व देते हैं और इसका संबंध ज्ञान विस्फोट और पकड़ लेने से संरक्षण में है, ठीक है। ज्ञान विस्फोट और पकड़ लेने के संरक्षण से है, ये बात कही गई है, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए, कह रहा है समिति ने प्रतिस्पर्धाओं और व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने करने को हतोत्साहित किया है। मतलब समिति ने ये कहा कि जो प्रतिस्पर्धा होती कि वो तेज है, उसने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसको पुरस्कार दिया जाए, इन सब चीज़ों को हतोत्साहित किया, यानी उनकी क्या की है, निंदा की है, ठीक है। और इनके कारण बच्चे हर्षित और आनंदपूर्ण अधिगम से वंचित रह जाते हैं। बच्चे हर्षित और आनंदपूर्ण अधिगम से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं या वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत देखिए, इसके विपरीत कहा, विपरीत समिति ने सहयोग और सामूहिक क्रियाकलाप, सहयोग यानी सहयोग और सामूहिक यानी समूह में क्रियाकलाप करना और सहयोग देकर काम क्रियाकलाप करना या सामूहिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया, यानी बच्चे समूह में किसी काम को करें। जब बच्चे समूह में किसी काम को करेंगे तो जो बच्चे कमज़ोर होंगे उन्हें भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। वो उन्हें भी हतोत्साहित होंगे, वो भी थोड़ा उत्साहित होंगे कि उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके बराबरी में काम कर रहे हैं, उन्हें बराबर का मौका मिल रहा है और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस पूरे समूह को जब पुरस्कृत होगा तो सभी के उत्साह क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसमें इनसे विद्यालयों में सहयोगात्मक अधिगम को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलता है। सहयोगात्मक अधिगम को क्या मिलता है भाई, तो बढ़ावा मिलता है। इस बात को कही गई है। इस बात में क्या कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा को कम किया जाए, ठीक है। और पूर्व बाल अवस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। उसी नियम को आज तक हमारे यहाँ लागू किया गया है कि पूर्व बाल अवस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषयों और सभी विषयों में पाठचर्या और पाठ्यपुस्तकें अवधारणा आधारित होनी चाहिए, ठीक है, अवधारणा अधिकारी आधारित होनी चाहिए। समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यक्रम के विषय में अपनी टिप्पणियाँ भी दी, यानी अगर पूछ लिया जाए कि कोठार यशपाल समिति जो थी वो क्या किया था, तो जो यशपाल समिति थी वो प्राथमिक कक्षाओं के विषयों में जो पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम थी उन पर भी टिप्पणियाँ किया हुआ था। क्या टिप्पणियाँ की थी, इनके अनुसार भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में आम प्रयोग में होने वाले मुहावरे, यानी आम प्रयोग में उपयोग होने वाले मुहावरे पाठ्यपुस्तकों में डालिए, ठीक है। प्रतिबिंबित करने को करिए। बच्चों को जीवन संबंधी अनुभूतियों, काल्पनिक कहानियों और कविताओं और देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में बताइए या उनको प्रतिबिंबित करिए या कहानी के रूप में उनको सुनाइए, ताकि वो हर तरह के, मतलब कि हर तरह के भारत में रहने वाले हर तरह के लोगों के बारे में जान सके, हर स्थान के बारे में जान सके। इसकी बात कही गई थी, ठीक है। आगे चलिए देखिए। देखिए, विज्ञान में प्रायोगिकरण या वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विश्लेषण चिंतन करने का प्रावधान हो, ठीक है। यानी उनको राजनीतिक, यानी कहा गया कि विज्ञान को भी प्रायोगिकरण करने और वास्तविक जीवन में इस स्थितियों को विश्लेषणात्मक चिंतन करने का प्रावधान किया गया था। फिर उसके बाद कहा गया कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में, देखिए सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में इतिहास और भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों के प्रकारों के बारे में, ठीक है, और प्रविधि प्रवृत्ति, ठीक है,
प्रवर्तित होनी चाहिए ताकि बच्चे आर्थिक विकास की समस्या और प्राथमिक विश्लेषण कर सकें। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों को डालना चाहिए जो क्या होना चाहिए, राजनीतिक होनी चाहिए, आर्थिक प्रणालियों से होना चाहिए, ताकि बच्चे उन सब चीज़ों को समझ सकें और उन पर क्या कर सकें, चिंतन कर सकें। ठीक है, इसकी बात इसमें कही गई थी। आइए देखिए क्या रहा यहाँ पर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। देखिए कह रहा है कि क्लास 6 कक्षा 6 से 8 तक में इतिहास के सिलेबस में पाठ्य विवरण के में स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए विकास पर बल दिया जाना चाहिए। यानी इतिहास की पुस्तक जो कक्षा 6 से 8 में चलेगी उसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जरूर डालना चाहिए, यानी उसे विषय वस्तु में जोड़ना चाहिए। और स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास पर बल दिया जाना चाहिए उसकी भी बात कहनी चाहिए। नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम में समसामयिक अध्ययन को प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए और भूगोल के अध्ययन में समसामयिक यथार्थता के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। आगे देखिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से दिया हुआ है कि समिति ने इस विचार की सराहना की, समिति ने इस विचार की सराहना की कि गांव खंड जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बननी चाहिए। यानी कहा जाए कि पूछ ले कि किस आयोग ने यह सिफारिश की कि गांव खंड और जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बननी चाहिए, तो यशपाल समिति ऐसी थी जो गांव खंड और जिला स्तर पर समितियों की बात कही थी। ठीक है, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों की योजना और परीक्षण का दायित्व ले सके। जो अपने अधिकार क्षेत्र मतलब उस गांव में, उस खंड में, ठीक है, और जिला स्तर पर जितने विद्यालय हैं उसका दायित्व उनके ऊपर डाला जाए या वो अपने दायित्व को ले सके। ठीक है, यशपाल समिति ने प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता मानदंड का सुझाव दिया था। यानी जो यशपाल समिति थी उन्होंने निम्नलिखित गुणवत्ता, ठीक है, मानदंडों का सुझाव दिया था। पहला सुझाव क्या था उनका, देखिए तो विद्यालयी ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी होनी चाहिए, विद्यालयी ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी होनी चाहिए। समाज में प्रतिशतता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उपस्थिति प्रतिशतता होनी चाहिए। ठीक है, समाज में प्रतिशतता, ठीक है, उपस्थिति हाजिरी प्रतिशतता और विद्यालय में ग्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखिए आगे चलते हैं। अध्यापक की तैयारी, सॉरी, अध्यापक की तैयारी, ठीक है, अध्यापन विधि, शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग, बच्चों की क्रियाएं, ठीक है, प्रतिभागित्व, ठीक है, फिर विद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धि, कक्षा प्रबंधन, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने की प्रक्रिया, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, अन्य कार्यकलाप को जो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न अनुभव और अवसर प्रदान करते हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी से इम्पॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। देखिए इस कार्यक्रम की अवधि स्नातक डिग्री के पश्चात 1 वर्ष हायर सीनियर सेकेंडरी के लिए और 3 वर्ष, ठीक है, क्या होनी चाहिए, संतुति, यानी हायर सेकेंडरी से कह रहा है कि 1 वर्ष और फिर सीनियर सेकेंडरी के लिए, ठीक है, पश्चात 3 वर्ष का संतुति। इस कार्यक्रम में विषय वस्तु को पुनः संरक्षित किया जाए ताकि विद्यालय शिक्षा की को क्या किया जाए, बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार औचित्य या प्रैक्टिकम केंद्रित किया जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि इस कार्यक्रम की अवधि स्नातक डिग्री के पश्चात 1 वर्ष, अभी पीछे पढ़े हैं आप। ठीक है, अभी इससे पहले आपने किस में पढ़ा था, तो इससे पहले आपने शिक्षा को मतलब किसमें 2 वर्ष और 1 वर्ष की बात कही गई थी, तो उसी की तरह से इसमें भी कहा गया है। जैसे मोदालियर आयोग जो 1952 में पारित हुआ था उसमें आपने पढ़ा कि जो शिक्षक होने चाहिए उनका हायर सेकेंडरी के बाद, ठीक है, हायर सेकेंडरी के बाद या मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद उन्हें कितने वर्ष के, 2 वर्ष के कार्यक्रम यानी प्रशिक्षण लेने होंगे और जो स्नातक होंगे वो 1 वर्ष के बाद लेंगे। लेकिन यहाँ पर यशपाल समिति में क्या कहा गया है
तो देखिए यशपाल समिति में कहा गया कि जो अध्यापक होने चाहिए उन्हें सीनियर सेकेंडरी, देखिए स्नातक के बाद 1 वर्ष और सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के बाद उन्हें कितना लेना होगा, 3 वर्ष की संस्तुति होनी चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, ठीक है, NEP, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ होता है, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसमें। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ये है। कह रहा है कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा आयोग 1964-66 की संततियों पर आधारित थी। यानी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1964-1966 किसकी बात कर रहा है भाई, तो कोठारी आयोग की बात कर रहा है, पर आधारित थी, ठीक है। इसकी बात कही जा रही है। चलिए अब देखिए कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था भैया 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण करना था, ठीक है, जैसा कि संविधान की, ठीक है, भारत के संविधान में व्यवस्था की गई थी। ये चीज़ कही गई। शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण, शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण एवं योग्यता प्रदान करने का भी उद्देश्य था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें कही गई कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का गंभीर प्रयास करना और विद्यालयों से ठीक है, विद्यमान अव्यय या गतिरोध को कम करना, ठीक है। यानी शिक्षा में जो गतिरोध हो रहा है उनको कम करना या अव्यय को भी क्या करना, कम करना। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, अध्यापक की स्थितियों और पारिश्रमिक शिक्षा, ठीक है, अध्यापक की स्थिति और पारिश्रमिक शिक्षा की बात कही गई। भाषाओं का विकास होना चाहिए, ठीक है, शैक्षिक अवसरों का समकरण होना चाहिए, ठीक है। ये चार सारी चीज़ें कही गई इसमें। आगे देखिए, कहा गया कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर प्रचारित करना, यानी साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को प्रचारित करना, जन निरक्षरता को समाप्त करना, यानी किसी भी उम्र के लोगों को जो उनके अंदर साक्षरता होनी चाहिए उसको बढ़ाना, यानी निरक्षरता को क्या कर देना, दूर करना, इसकी बात कही गई थी। उसके बाद पुस्तकों का उत्पादन करना, ठीक है, खेल कूद क्रीड़ा, ठीक है, इसकी बात कही गई। अंशकालीन शिक्षा की बात कही गई, ठीक है, अंशकालीन शिक्षा की बात कही गई। प्रत्याचार पाठ्यक्रम की बात कही गई। ये सारी चीज़ें आई, ठीक है। अंशकालीन शिक्षा और प्रत्याचार पाठ्यक्रम की बात कही गई। ये हो गया आपका 1968 की बात। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी बात कही जाएगी, तो 1986 की बात कही जा रही है, ठीक है। 1986 में आया दूसरा, ठीक है, इसे कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, 1986 में पारित हुआ। देखिए इसमें किसकी बात कहा गया, तो इसमें कहा गया कि इस नीति की विशेषता राष्ट्रीय एकता पर जोर, ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में राष्ट्रीय एकता पर जोर देना। पाठचर्या के 10 सार भाग तत्व हैं, ठीक है, और कहा गया राष्ट्रीय यानी पाठचर्या के 10 सार भाग तत्व हैं। पाठचर्या के कितने सार भाग तत्व हैं, तो 10 सार भाग तत्व कहा गया, ठीक है। कहा गया कि सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का इतिहास होना चाहिए। सामान्य सार तत्व के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का बात कहा गया। संवैधानिक दायित्व जो होने चाहिए। अन्य विषयों में राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं, ठीक है। कहा गया कि अन्य विषय वस्तु जो राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं, ये तत्व सभी विषयों के क्षेत्र में समाहित तथा इस प्रकार अभिकल्पित किए गए ताकि वे भारत के सर्वनिष्ठ संस्कृति, धरोहर और समतावादिता और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता और लिंग समानता और पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक बाधाओं को हटाना, लघु परिवार मानकों का पालन करना और वैज्ञानिक अभिवृत्ति और प्राकृतिक आदि मूल्यों को बढ़ावा देना था। इसकी बात कही गई थी। आइए आगे चलते हैं। देखिए परिवेश के माध्यम से
जन्म में सहयोग संचरित और उत्पादन पूर्वाग्रहों के मानव ग्रंथियों को भी क्या करना था, इसमें दूर करना था। देखिए अब क्या कह रहा है कि इस नीति में मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। इस नीति में मुख्य लक्षणों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं उसके बारे में देख लीजिए। देखिए पहला क्या कहा गया, पहला कहा गया कि सामान्य शैक्षिक संरचना होनी चाहिए। शैक्षिक संरचना कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद कहा क्या गया कि 10 अभ्यंतर कोर तत्वों के साथ पाठचर्या की रूपरेखा होनी चाहिए। सभी के लिए सामान्य शैक्षिक अवसर मिलने चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि निरक्षरता दूर हो सके। फिर शिक्षा में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, अधिगम में न्यूनतम स्तर। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आगे भी बात होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिगम के न्यूनतम स्तर की बात की गई, ठीक है, अधिगम के न्यूनतम स्तर की बात की गई। गति निर्धारक नवोदय विद्यालय खोले गए, ठीक है। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया। अध्यापक की स्थिति का उभारना, ठीक है। शिक्षा का व्यवसायीकरण से मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से है, आगे इसमें भी बात होगी, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरणीय मामलों में बोध उत्पन्न करना और शिक्षा में उत्तरदायित्व, ठीक है, शिक्षा में उत्तरदायित्व की बात कही गई, ठीक है। कहा गया कि शीघ्र ही 1992 की नीति को संशोधित किया गया जिससे कि जिसमें प्राप्त करने हेतु उच्च लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना। 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली यानी प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली जो 8 वर्ष की है उसको किस तरह से विवरण दिया गया उसके बारे में देखिए। कहा गया, देखिए कहा गया कि अंतिम उद्देश्य यानी 10+2+3 प्रणाली, 10+2+3 प्रणाली अपनाई गई जिसमें 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी, 2 वर्ष की क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी अवस्था, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों, महाविद्यालयों या दोनों से हो सकती है। पहली चीज़ कही गई, ये यहाँ पर कहा गया। अब आगे देखिए जो मैंने कहा 8 वर्षीय, देखिए 8 वर्षीय के बारे में जान लीजिए। कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर में 5 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा, 5 वर्ष की क्या होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक, उसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च विद्यालय की बात कही गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें 8 वर्ष में आता है, यहाँ छोड़कर सिर्फ 5 और 3 की बात कही गई, यही है आपकी। चलिए आगे देखते हैं, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए चलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, किसकी बात कही गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कही गई, ठीक है। देखिए आइए चलते हैं, देखिए देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से कि राष्ट्रीय पाठचर्या, राष्ट्रीय पाठचर्या, ठीक है, पाठचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकास करने का एक साधन के रूप में कराए कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए एक साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा प्रस्तावित किया,
ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, बच्चों के लिए सार्वत्रिक नामांकन, ठीक है, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मेन काम था कि 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वत्रिक नामांकन होना चाहिए एवं सार्वत्रिक अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा को सार्थक सुधार लाने की दृष्टि से एक बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया गया था। यानी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई थी। शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दृष्टि भी इसमें देखने को मिली। फिर देखिए इसमें सारी चीज़ों की बात की गई, जैसे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में मुदालियर आयोग को देखा गया, यानी मुदालियर आयोग की संस्तुति का देखा गया, इनके गुणों को लिया गया। 1952 की बात कही गई, फिर कोठारी आयोग की बात कही गई जो 1966 की संस्तुति का हवाला दिया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 1975, 88 और 2000 के पुनर्अवलोकन या पुनर्निरीक्षण को करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई। ठीक है, फिर कहा गया कि इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित, ठीक है, रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बोझ मुक्त अधिगम, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, कह रहा कि इसके निर्माण में सन 1993 में प्रकाशित हुई रिपोर्ट किसके बारे में रिपोर्ट थी, तो लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त अधिगम यानी बोझ मुक्त शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से प्राप्त सहायता ली गई। ठीक है, पर्याप्त सहायता ली गई। ठीक है, यानी बोझ मुक्त अधिगम, बोझ मुक्त शिक्षा के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई थी। कब की गई थी, तो 1993 में की गई थी। ठीक है, 1993 में की गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए एक ऐसी रूपरेखा जिसमें अध्यापक ऐसी अधिगम अनुभूतियों को चुनने और देने के लिए स्वतंत्र है जो उसकी दृष्टि से, ठीक है, अच्छे अधिगम के लिए उपयोगी है। मतलब अध्यापक को स्वतंत्रता मिली कि वो अपनी अनुभूति, अपनी समझ के अनुसार ऐसी शिक्षा को ट्रांसफ़र करे बच्चों में जो क्या हो, अच्छे अधिगम के क्या हो लिए उपयोगी हों। ठीक है, उसकी बात कही गई। इसका यह विचार है कि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठचर्या एक ऐसे ढांचे के रूप में कार्य करती है जो अपेक्षित अनुभवों को देने के लिए सहायक और मिडिल शैक्षिक प्रोग्राम प्रौद्योगिकी पाठचर्या में संपादन के लिए प्रभावी साधन हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कही गई। फिर कह रहा है कि बच्चों को यह समझाना चाहिए कि अधिगम कैसे किया जा सकता है और कैसे अपने ज्ञान की स्वयं रचना कर सकते हैं ताकि अच्छे से सृजनात्मकता और सुखद अधिगम का अनुभव हो सके, इसकी बात कही गई थी। ठीक है, अब आइए निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशक सिद्धांत, ये जो निर्देशक सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ से कहा गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के 4 निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 4 निर्देश सिद्धांतों पर आधारित है। पहला क्या है भाई, तो विद्यालय की शिक्षा को विद्यालय के बाहर से जोड़ना बहुत ज़रूरी था, इसकी बात कही गई। ठीक है, क्या कहा गया देख लीजिए, तो कहा गया कि विद्यालय के बाहर के ज्ञान से संबंध करना, ठीक है, सुनिश्चित करना कि अध्येता यानी विद्यार्थी रटन विधि से दूर रहे। ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी जो है वो रटन वाले काम से यानी रटंत विधियों से दूर रहे। पाठचर्या को इस प्रकार संबोधित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके। मतलब पाठ्य पुस्तकों में पाठचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करिए, ठीक है, संबंधित करिए ताकि वो पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई चीज़ें से भी आगे की बात कर सके। ठीक है, यानी अगली कक्षाओं से भी संबंध जोड़कर उसे पढ़ाया जा सके। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना, ठीक है, परीक्षा जो होनी चाहिए वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, तो परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए उन्होंने, ठीक है, उन्हें प्रश्न पूछने, ठीक है, प्रश्न पूछने, ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रश्न पूछने, विद्यालय में सीखे गए ज्ञान को बाह्य घटनाओं से जोड़ने और अपने अनुभवों के आधार पर अपने शब्दों में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना मात्र स्मरण करना ही नहीं है। ठीक है, रटना ही नहीं है।
चलिए देखिए, यहाँ से भाषा के संदर्भ में, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बल देते हुए त्रिभाषा फार्मूला का क्रियान्वित करने की अनुशंसा थी। ठीक है, इस बात को महत्वपूर्ण माना कि भाषा विषय वस्तु यानी सभी विषयों का अनिवार्य भाग है। यानी कहा गया कि भाषा सभी विषयों का अनिवार्य भाग है। ठीक है, क्योंकि पठन लेखन श्रवण और वाक बोलना सभी विषयों में बच्चों के प्रति योगदान देते हैं। भाषा अधिगम का मूल है। भाषा जो है अधिगम का क्या है, तो मूल है भाई। भाषा जो है अधिगम का मूल है। अंग्रेजी देखिए, 3 चीज़ों की बात कही गई। अंग्रेजी गणित विज्ञान 3 ऐसे केंद्रित विषय होते हैं। अंग्रेजी विज्ञान और गणित 3 ऐसे केंद्रित विषय होते हैं जिनमें बहुत सारे बच्चे 50% लगभग 50% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। जिनमें बहुत सारे बच्चे लगभग 50% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये बात कही गई। ठीक है, विज्ञान अध्यापन, ठीक है, विज्ञान अध्यापन पर फोकस समूह में, ठीक है, समूह ने विद्यालय विज्ञान पाठचर्या को प्रयोग आधारित अधिगम पर बल दिया जाना चाहिए। यानी विद्यालय अध्यापन पर बने फोकस समूह ने, ठीक है, कह रहा है विद्यालय विज्ञान, ठीक है, पाठचर्या में प्रयोग आधारित विज्ञान अधिगम होना चाहिए। यानी प्रयोग करके उन्हें दिखाना चाहिए ताकि बच्चे बड़ी जल्दी उसको क्या कर सकें, सीख सकें। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, शिक्षा कंप्यूटर आधारित भी होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो कंप्यूटर आधारित प्रयोगों के आवश्यकता, देखिए यहाँ पर दिया कि कंप्यूटर आधारित प्रयोगों की आवश्यकता का अनुभव भी की गई थी। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। ठीक है, आगे आइए, चलिए देखिए, कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। जैसे कार्य और शिक्षा की ओर, ठीक है, कार्य और शिक्षा की ओर, ठीक है, कार्य को ज्ञान, ठीक है, के एक नए रूप और मूल्य में परिवर्तन सृजन करने को देखना चाहिए, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, इसकी बात कही गई। और यहाँ पर कहा गया, कुछ चीज़ें यहाँ पर कहा गया, जैसे ये लर्निंग विदाउट बर्डन यानी शिक्षा बोझ मुक्त अधिगम, जो 1993 के एक रिपोर्ट में जारी किया गया था। ओके, ये कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, यही सारी चीज़ें आपको काम करेंगी, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहे, इसको पढ़ लीजिए। हाँ, थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर रखी गई कि देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि पाठचर्या को संपादित करने के अधिगम कुल अवधि 200 निर्धारित की गई। पाठचर्या को संपादित करने के लिए जो अवधि होगी वो 200 दिन निर्धारित की गई थी। ठीक है, कुछ गृह कार्य के बारे में कहा गया, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, कहा गया कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, यानी कक्षा 2 तक, यानी प्राथमिक में कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य आपको नहीं देना है। कक्षा 3 में, ठीक है, कक्षा 3 में आपको प्रति 2 घंटा प्रति सप्ताह देना है। 2 घंटे प्रति सप्ताह की बात कही गई, 2 घंटे प्रति सप्ताह की बात कही गई ये। और इसी में अगला जो है आपका, ठीक है, अगला जो है वो कहा गया कि माध्यमिक विद्यालय में 1 घंटा प्रतिदिन यानी 5 से 6 घंटे प्रति सप्ताह की बात कही गई। उच्च और उच्चतर माध्यमिक में 2 घंटे प्रतिदिन यानी 11 से 12 घंटे प्रति सप्ताह की बात कही गई। किसमें कहा गया, तो उच्च प्राथमिक में कहा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, बस 2-2 3-3 बार इसको देख लीजिए, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जुड़े रहिएगा।